ये जो रिएक्शन है ना, ये मान के चलो ये सीबीएसई की फेवरेट रिएक्शन है। ये वो रिएक्शन है जो बच्चों को आती तो है लेकिन फिर भी पता नहीं पेपर में क्यों गलत करके आ जाते हैं। ये रिएक्शन तो ये मान के चलो पेपर में आपके डिक्टो आएगी ही आएगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, सारी रिएक्शन मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं और साथ में मैं ना आपको समझाऊंगा भी कि भाई अगर आपको रिएक्शन का बस रिएक्टेंट भी पता होगा ना, तो उस रिएक्टेंट से आप उसका प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो, सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना, आपको इस टॉपिक पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कराता हूं। तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में जितनी भी रिएक्शन कराऊंगा ना, सारी की सारी रिएक्शन में आपको कैटेगरी वाइज कराऊंगा ताकि आपको रिएक्शन याद रहे। अगर मैं आपको बस ऐसे ही करा दूंगा ना सारी एक साथ, तो फिर है ना क्लटर हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। इस वीडियो के बाद है ना आप सारी रिएक्शन भूल जाओगे कि भैया ने कौन सी रिएक्शन कब बताई थी। तो मैं आपको जितनी भी रिएक्शन बताऊंगा ना, ये मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद सारी की सारी रिएक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। तो देखो, जो आपकी सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां पे क्या होगा, जब आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाए ना, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखो, यहां पे आपने जो रिएक्टेंट लिए है ना, वो आपने दो लिए हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो सिंगल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे आपके दो चीजें आपस में कंबाइन होके एक सिंगल चीज बना रही है, इसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? तो जब आपके दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होके सिंगल चीज बनाए ना, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी दो चीजें कंबाइन होंगी, आपकी तीन चीजें भी कंबाइन हो सकती हैं, आपकी चार चीजें भी कंबाइन हो सकती है, लेकिन एक चीज कंपलसरी है कि राइट साइड में जो आपका प्रोडक्ट होगा ना, वो आपका सिंगल होना चाहिए। चाहे आपकी तीन चीजें कंबाइन होकर सिंगल चीज बनाए, चाहे आपकी दो चीजें कंबाइन होकर सिंगल चीज बनाए, या फिर आपकी 10 चीजें कंबाइन होकर सिंगल चीज बनाए, बनेगी आपकी सिंगल चीज। क्लियर एवरीवन? तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जो सबसे इजी एग्जांपल है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपकी दूसरी रिएक्शन आती है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंप्लीटली अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होके सिंगल चीज बना रही थी। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि आपकी एक सिंगल चीज दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाएगी। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो, अगर आप सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? आपका सोडियम अलग हो जाएगा और जो आपकी क्लोरीन गैस है वो आपकी अलग हो जाएगी। तो देखो, आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कितने लिए? सिंगल। आपने सिर्फ सोडियम क्लोराइड लिया, लेकिन जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो आपके दो टुकड़ों में टूट गया। क्लियर एवरीवन? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब आपकी एक सिंगल चीज दो टुकड़ों में टूट जाए, या दो से ज्यादा टुकड़े भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो ही टुकड़े होंगे, दो से ज्यादा टुकड़े भी हो सकते हैं। मान लो यहां पे सिंगल चीज आपके 10 टुकड़ों में टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज गारंटी है कि जो आपका रिएक्टेंट होगा ना, वो आपका सिंगल होगा। तो जब आपका एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए, उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि वो डिकम्पोजिशन जो आपका किसकी वजह से हो? हीट की वजह से हो, उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप धूप में रख दोगे ना, तो क्या होगा? आपका कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपकी अलग हो जाएगी। तो देखो, यहां पे भी आपका सिंगल रिएक्टेंट दो चीजों में टूट गया, तो डिकम्पोजिशन तो है। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये आपका हीट की वजह से हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर एवरीवन? फिर इसके बाद आता है आपका दूसरे टाइप का डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि वो डिकम्पोजिशन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा ना, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल से बताता हूं। जैसे अगर आप वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो क्या होगा? आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी
और जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो आपकी अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, आपका जो रिएक्टेंट है ना वो आपका सिंगल है, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो आपका दो टुकड़ों में टूट रहा है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन तो है, क्योंकि एक रिएक्टेंट दो टुकड़ों में टूट गया, लेकिन ये किसकी वजह से टूटा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर एवरीवन? फिर आता है आपका तीसरे टाइप का डिकम्पोजिशन, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये आपका वो डिकम्पोजिशन है जो किसकी वजह से होगा? सनलाइट की वजह से। तो जो डिकम्पोजिशन आपका सनलाइट की वजह से होगा उसको क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक। तो एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अगर आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दोगे ना तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो आपकी उड़ जाएगी। समझ रहे हो? आपका सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग, और इस सिंगल रिएक्टेंट के आपके कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। तो ये आपका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? सनलाइट की वजह से। तो ये हो जाएगा आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? जब आपका एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देना, यानी कि देखो ये मान लो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये जो आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पे आ जाए और इसको बाहर निकाल दे, लेस वाले को बाहर निकाल दे, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। तो देखो, अगर आप आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको पता है आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। तो जो आपका आयरन है ना ये आपके कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन आपका कॉपर की जगह आ जाएगा और जो कॉपर है वो बेचारा बाहर चला जाएगा। तो यहां पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आपकी अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो आपका दो जगह पे होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, अगर आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में इन दोनों केमिकल को मिक्स करोगे तो क्या होगा? जो आपका सोडियम है ना ये आपका बेरियम की जगह आ जाएगा और जो बेरियम है ये आपका सोडियम की जगह चला जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली। सोडियम और बेरियम ने आपस में अपनी जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। तो यहां पे क्या हो रहा है? सोडियम बेरियम की जगह आ रहा है तो एक डिस्प्लेसमेंट, और जो बेरियम है वो सोडियम की जगह आ रहा है तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका दो बार हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? यहां पे जो बेरियम है ये आपका सोडियम की जगह आ जाएगा तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, और जो आपका सोडियम है ये बेरियम की जगह आ जाएगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? आपका प्रेसिपिटेट बनता है। अरे भैया ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट आपका एक ऐसा अनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो केमिकल के अंदर है ना मिक्स नहीं होगा और वो केमिकल के अंदर जाके नीचे बैठ जाएगा, बीकर में नीचे जाके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो रहा, तो वो कोने में, बीकर में जाके कोने में छुप जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रेसिपिटेट को ना शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो बनेगा लेकिन वो बनने के बाद है ना उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होगा, वो बीकर के अंदर जाके नीचे जाके ना मतलब बेस में जाके बैठ जाएगा। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करोगे, देखो जो आपका लेड नाइट्रेट है ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, आपका पोटेशियम आयोडाइड भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आप दो ट्रांसपेरेंट केमिकल्स को मिक्स करते हो ना तो क्या बनेगा? आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और आपका लेड आयोडाइड बनेगा। और ये जो आपका लेड आयोडाइड है ये आपका क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। और ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है? ये होता है आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप दो ट्रांसपेरेंट केमिकल को मिला रहे हो, कौन कौन से ट्रांसपेरेंट केमिकल? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करोगे ना तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा? येलो बनेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा ना उसके अंदर आपका क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है, और वो जो प्रेसिपिटेट है वो कौन से कलर का है? येलो कलर का है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो ये होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अब जो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर है ना दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इन दोनों में से अगर आपकी एक चीज हो रही है ना तो उसे क्या बोलते हैं?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो मैं फिर से बताता हूं, या तो आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो। अगर इन दोनों में से एक चीज हो रही है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल से बताता हूं, देखो अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब देखो यहां पे पहले आपने सिंपल कॉपर लिया था, है ना। अब यहां पे देखो कॉपर के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना है इसके साथ आपकी ऑक्सीजन है। तो पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में ऑक्सीजन है। इसका मतलब कॉपर के साथ बाद में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो मैंने क्या बोला? या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो। इन दोनों में से एक चीज होगी तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपकी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है ना, ये आपकी ऑक्सीडेशन की कंप्लीटली अपोजिट होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने क्या बोला कि आपका ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन आपका रिमूव होगा। और मैंने ऑक्सीडेशन में एक चीज और बोली थी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो ये जो आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है ना, ये एक दूसरे की कंप्लीटली अपोजिट होती है। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने मान लो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? आपकी मीथेन गैस बनेगी। क्या बनेगी? मीथेन गैस बनेगी, राइट। अब देखो यहां पे पहले कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, लेकिन बाद में देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई। तो मैंने क्या बोला था? या तो हाइड्रोजन अटैच हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। इन दोनों में से एक चीज होगी तो वो क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पे आपके हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपकी रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आती है आपके इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, जो आपका रिडॉक्स वर्ड है ना, ये आपके दो वर्ड को मिला के बना है। एक वर्ड है आपका रिडक्शन, दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन। अगर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वर्ड को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन भी होगा और साथ में आपका ऑक्सीडेशन भी होगा। और ये दोनों चीजें ना आपके अगर एक साथ हो, एक ही रिएक्शन के अंदर हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो आपने जिंक ऑक्साइड को आपने रिएक्ट कराया कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा? जिंक बनेगा और साथ में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ना थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे देखो पहले आपके पास क्या है? जिंक ऑक्साइड है, तो यहां पे पहले से ही ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन ये चीज आपके बाद में क्या बन गई? जिंक बन गई। यानी कि पहले ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पे आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो जब आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है? वहां पे आपका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो आपका जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया गाइज? आपका रिडक्शन हो गया, क्योंकि पहले ऑक्सीजन इसके पास था लेकिन बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन। क्लियर? अब देखो यहां पे पहले कार्बन है, ठीक है, पहले हमारे पास कार्बन था लेकिन बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। पहले कार्बन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई, तो यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? यहां पे कार्बन का क्या हुआ है? आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पे देखो एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जिस रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें होगी उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अब दूसरे एग्जांपल में ध्यान से देखो, यहां पे देखो अगर आप मैग्नीज ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और जो आपकी क्लोरीन गैस है वो बाहर निकलेगी। अब यहां पे ना थोड़ा ध्यान से देखना, मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन बाद में देखो ऑक्सीजन यहां पे रिमूव हो गई। तो जब आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब देखो यहां पे आपका HCl है, ठीक है, और यहां पे देखो आपका H2O है। तो यहां पे HCl के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में देखो यहां पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन अटैच हो गई। देखो यहां पे पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है। तो यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहां पे क्या हो गया? आपका HCl का यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। अब आपकी ना दो टाइप की और रिएक्शन आती है। पहली होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर से आपकी हीट निकलेगी। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, आपका पानी निकलेगा एंड आपकी हीट निकलेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर पानी निकलेगा तो ये पानी आग को बुझा क्यों नहीं दे रहा? अगर हीट निकल रही है मतलब आग लग रही है, अगर आप मीथेन गैस को जलाओगे तो आग निकलेगी। तो अगर रिएक्शन के दौरान पानी बन रहा है तो ये पानी आग को बुझाता क्यों नहीं है? ये जो पानी निकलता है ना, ये आपका वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो ये भाप बन के उड़ जाता है, तो ये पानी आग को बुझाता नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहां पे आप अगर मीथेन को हल्की सी चिंगारी दोगे ना तो बहुत ज्यादा आग लग रही है ना? तो यहां पे आपकी क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। तो जिस रिएक्शन में आपकी हीट निकले उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इसकी कंप्लीटली अपोजिट होती है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होगा कि आपने कोई रिएक्शन कराया और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना वो आपका ठंडा हो। ठीक है, मतलब आपने रूम टेम्परेचर पे उस रिएक्शन को किया, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो आपका टेम्परेचर है उस बीकर का, जिस भी बीकर के अंदर आपने रिएक्शन किया है, अगर वो बीकर आपका ठंडा हो जाए, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। या तो वो बीकर आपका ठंडा हो जाए, मतलब रिएक्शन होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो आपका ठंडा हो या फिर आपको खुद से हीट प्रोवाइड करनी पड़े। तो अगर आपकी इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे ना तो क्या बनेगा? आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बाहर निकलेगी और आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर निकलेगी। तो अब देखो यहां पे हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, हीट बाहर अपने आप निकल नहीं रही। एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही थी रिएक्शन होने के बाद, लेकिन यहां पे रिएक्शन कराने के लिए आपको खुद से हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? इसी के साथ आपके पहले चैप्टर की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ना वो मैंने आपको करा दी। अब चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखते हैं इस चैप्टर में आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और देखो इस चैप्टर की भी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी ना ये भी मैं आपको कैटेगरी वाइज कराऊंगा। पहले मैं आपको एसिड वाली रिएक्शन कराऊंगा, फिर मैं आपको बेस वाली कराऊंगा और लास्ट में मैं आपको सॉल्ट वाली रिएक्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपकी एसिड वाली रिएक्शन। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि अगर आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? आपका एक तो नमक बनेगा और साथ में आपका पानी बनेगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, इसके बराबर में ना ऐसे स्टार बना लो ताकि आपको पता चल जाए ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, देखो यहां पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये आपका एक बेस है। आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये आपका एसिड है। तो क्या बनेगा? आपका पोटेशियम क्लोराइड बनेगा जो कि क्या है? ये आपका एक सॉल्ट है। और साथ में आपका क्या बनेगा? आपका पानी बनेगा। क्लियर एवरीवन? तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो यहां पे अगर आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो क्या बनेगा? एक तो आपका सॉल्ट बनेगा, दूसरी आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। एग्जांपल से बताता हूं, देखो मान लो मैंने क्या ले लिया? मैग्नीशियम ले लिया जो कि आपका क्या है? एक मेटल है। तो अगर मैं मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालूंगा तो क्या बनेगा? आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा जो कि क्या एक सॉल्ट है और आपकी क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अगर आप एक मेटल को एसिड के अंदर डालोगे ना तो आपकी एक चीज पक्का निकलेगी। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनेगा? उस मेटल का सॉल्ट बनेगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो अगर आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और साथ में आपका पानी बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया ये जो सॉल्ट और वाटर है ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। बिल्कुल सही। तो अगर आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा जो कि क्या होता है? एक सॉल्ट होता है और साथ में आपका पानी बाहर निकलेगा। क्लियर एवरीवन? चलो इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो अगर आप एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है? तो देखो जैसे मैंने मान लो सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया? मेटल का कार्बोनेट हो गया। तो अगर आप मेटल के कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? नमक बनेगा, पानी बनेगा और एक बात का ध्यान जरूर रखना, क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो हमेशा कार्बोनेट के साथ, चाहे वो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, किसी भी टाइप का कार्बोनेट है ना, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती ही निकलती है।
क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो कौन सी गैस निकलती है? उस टाइम आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो उस केस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी ही निकलनी है। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा, पानी बनेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्लियर एवरीवन? तो ये जो मैंने आपको ऊपर वाला एग्जांपल दिखाया है ना, ये आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। अब मैं आपको जो दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लोगे और उसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? नमक बनेगा, पानी बनेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। बहुत सारे बच्चे ने कंफ्यूज हो जाते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में। तो देखो, चाहे आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ, आपकी ना सेम चीजें निकलती है। आपका नमक निकलेगा, पानी निकलेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो अगर आपको पेपर के अंदर कार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देना तो कंफ्यूज नहीं होना कि भैया ने तो बस कार्बोनेट का बताया था। मैंने आपको दोनों बता दिए, चाहे वो आपका कार्बोनेट हो चाहे आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, क्या बनेगा? नमक बनेगा, पानी बनेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये तीनों चीजें आपकी सेम बनेगी। क्लियर एवरीवन? यहां पे आपके एसिड वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, सारी की सारी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम अगली टाइप की रिएक्शन पे जो कि है बेस वाली रिएक्शन। तो बेस वाली सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। यानी कि अगर आप मेटल को बेस के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा? आपका नमक बनेगा और ऑब्वियस सी बात है, अगर मेटल डाल रहे हो तो आपकी हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी निकलेगी। चाहे आप मेटल एसिड के अंदर डालो चाहे मेटल आप बेस के अंदर डालो, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलनी पक्की है। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो अगर आप जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसके अंदर डालोगे ना तो क्या बनेगा? आपका सोडियम जिंकेट बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये जो आपका सोडियम जिंकेट है ना, ये क्या है? ये आपका सोल्ट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका दूसरा टाइप का रिएक्शन आता है। अगर आप बेस को वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होगा? देखो, अगर आप बेस को वाटर के अंदर डालोगे ना तो आपके OH नेगेटिव आयन निकलते हैं। एंड अगर आप एसिड को वाटर के अंदर डालते तो कौन से टाइप के आयन निकलते हैं? आपके H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। एसिड के केस में H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, बेस के केस में आपके OH नेगेटिव आयन निकलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका बेस होता है, इसको अगर आप पानी के साथ मिक्स करोगे ना तो आपका जो मैग्नीशियम वाले जो आयन है वो अलग हो जाएंगे और जो आपके हाइड्रोक्साइड वाले जो आयन है वो आपके अलग हो जाते हैं। अब मैं आपको ना एक काम करता हूं, एसिड वाला एग्जांपल भी देता हूं। तो मान के चलो हमने कौन सा एसिड ले लिया? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के अंदर डालोगे ना तो क्या होगा? आपके जो H पॉजिटिव आयन है वो अलग हो जाएंगे और जो आपके Cl नेगेटिव आयन है वो आपके अलग हो जाएंगे। अब इसको बैलेंस करो इक्वेशन को, तो H के आगे 3 आ जाएगा। ठीक है, बस हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो आपके एसिड में कौन से आयन निकलते हैं? H पॉजिटिव निकलते हैं, बेस के अंदर आपके OH नेगेटिव निकलते हैं। चलो अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन में देखो क्या बोला गया है, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। यानी कि अगर आप एक नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के अंदर डालोगे ना तो क्या बनेगा? आपका नमक बनेगा और आपका पानी बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया नमक और पानी तो तब बनता है जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, इसका जो नेचर होता है ये आपका एसिडिक होता है। ठीक है, जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। मैं काम करता हूं, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ना ये चीज याद रहे। जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, M का मतलब मेटल, O का मतलब ऑक्साइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो जो आपका मेटल ऑक्साइड होता है ये आपका बेसिक नेचर का होता है और जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर एवरीवन? ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं आपको ना एग्जांपल से बताता हूं। देखो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हो किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और आपका पानी बनेगा। अब देखो, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो ये बेसिकली आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सोल्ट होता है और ये तो पानी है। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? नमक बनेगा और पानी बनेगा। चलो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हो। अगर आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा?
आपका सोल्ट एंड वाटर बनता है। एग्जांपल देखो, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि नमक है, और ये आपका पानी बनेगा। चलो अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं, दैट इज क्लोर एल्कली रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपने ना पानी लिया, पानी के अंदर आपने नमक डाला और उसको मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया? आपका सोल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब है ना, इस सोल्ट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अगर पेपर में ये आ जाए ना कि आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भैया ने तो ब्राइन सॉल्यूशन बताया नहीं था। जो आपका सोल्ट सॉल्यूशन होता है ना, इसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आप नमक और पानी को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? आपका ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप नमक और पानी को मिक्स करके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो क्या होगा? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब है ना, जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये आपका कहां पे जाके कलेक्ट होगा? जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका कैथोड पे कलेक्ट होगा, ठीक है। जो आपकी क्लोरीन गैस है ये आपके एनोड पे कलेक्ट होगी, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ये भी आपके कैथोड पे ही कलेक्ट होगी। क्लियर एवरीवन? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैथोड पे कलेक्ट होगा, क्लोरीन गैस आपके एनोड पे कलेक्ट होगी, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपके कैथोड पे कलेक्ट होगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपकी रिएक्शन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नमक और पानी को मिक्स करके उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और आपके हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैथोड पे जाएगा, क्लोरीन आपके एनोड पे जाएगी और हाइड्रोजन गैस आपके कैथोड पे जाएगी। चलो अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना ना, तो आप कैसे बनाओगे? तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जिसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, तो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से क्लोरीन गैस को पास करोगे ना, तो क्या बनेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और साथ में आपका पानी बनेगा। ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके आगे ना स्टार मार्क कर लेना। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि बेकिंग सोडा अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, नमक लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है, पानी के अंदर मिक्स करना है, उसके अंदर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है और आपको अमोनिया गैस भी उसके अंदर से पास करनी है। अगर आप इन चार चीजों को मिक्स करोगे ना, तो आपका क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और आपका जो बेकिंग सोडा है वो भी बन जाएगा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो आपको चार चीजें मिक्स करनी पड़ेगी, सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी पड़ेगी और अमोनिया गैस पास करनी पड़ेगी। ये चार चीजें जब आप मिक्स करोगे ना, तो आपका क्या क्या बनेगा? आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका बेकिंग सोडा बनेगा। क्लियर? चलो अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाना ना, तो आप क्या करोगे? सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका बेकिंग सोडा है ना, इसको गर्म कर दो। गर्म करने से क्या होगा? ये आपका सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, पानी आपका बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट आया है ना, इसका क्या करो? सिंपल इसको ना पानी के अंदर डाल दो। पानी के अंदर डालने से क्या होगा? जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये पानी में से 10 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बनाएगा? Na2CO3.10H2O। यहां पे पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 10 मॉलिक्यूल होंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो वॉशिंग सोडा बनाने के दो प्रोसेस होते हैं। पहले आपको बेकिंग सोडा को गर्म करना पड़ेगा, और जो आपका सोडियम कार्बोनेट आया है ना, इसको आपको पानी के अंदर डालना पड़ेगा। पानी के अंदर जैसे इसको डालोगे ना, तो ये पानी में से 10 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा? वॉशिंग सोडा बना देगा। चलो अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी पीओपी की प्रिपरेशन। तो पीओपी कैसे बनाओगे? सिंपल आपको क्या करना है, आपको ना जिप्सम लेना है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसको आपको क्या करना है? गर्म करना है। जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो यहां पे देखो पहले इसके पास पानी के 2 मॉलिक्यूल थे, लेकिन गर्म करने से क्या होगा? 1.5 मॉलिक्यूल आपका उड़ जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ आपका पानी का आधा मॉलिक्यूल बचेगा। और ये जो आपका CaSO4 हाफ H2O है ना, इसी को क्या बोलते हैं? पीओपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपल क्या करो? जिप्सम को गर्म कर दो। गर्म करने से 2 मॉलिक्यूल में से 1.5 मॉलिक्यूल आपका उड़ जाएगा, आपका आधा मॉलिक्यूल बचेगा, और इसी को क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो अब मैं आपको ना इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली रिएक्शन है आपकी मेटल वाली। देखो मैं आपको जितनी भी रिएक्शन बता रहा हूं, ये मैं आपको कैटेगरीज वाइज बता रहा हूं। तो पहले मैं आपको ना मेटल की रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको नॉन मेटल की रिएक्शन बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आती है आपकी
रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि अगर आप मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करोगे ना तो क्या होगा, तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे ना तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो अगर आप मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो ना तो उस मेटल का क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन। भैया ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके वो ऑक्साइड होते हैं जो जरूरत पड़ने पे एज ए एसिड भी काम करेंगे और जरूरत पड़ने पे एज ए बेस का भी काम करते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लो आपने Al2O3 ले लिया, ये क्या है, ये आपका मेटल का ऑक्साइड है। क्यों, एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है ना, तो ये आपका मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो अगर आप मेटल के ऑक्साइड को एसिड के अंदर डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, आपका AlCl3 बनेगा, जो कि क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये क्या होता है, ये आपका एक टाइप का सोल्ट है और आपका पानी बनेगा। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये आपका सोल्ट है, ये आपका पानी हो गया। तो सोल्ट और पानी किस केस में बनता है, जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करता है। तो HCl तो आपका क्या होता है, एसिड होता है ना। तो इसका मतलब बेस क्या होगा, ये जो आपका Al2O3 है ये क्या होगा, ये आपका बेस होगा ना, क्योंकि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तभी तो सोल्ट और पानी बनता है ना। तो यहां पे देखो जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपका एज ए बेस काम कर रहा है। अब मैं आपको ना दूसरे एग्जांपल में दिखाता हूं। तो देखो दूसरे एग्जांपल में भी मैं सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही लूंगा, लेकिन इस बार मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है ना। तो इस बार मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो क्या बनेगा, आपका सोल्ट बनेगा। ये जो आपका NaLO2 है ये क्या है, ये आपका सोल्ट है, सोल्ट और आपका पानी बन रहा है। तो इसका मतलब एसिड क्या होगा, क्योंकि देखो ये NaOH तो आपका बेस है और जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हो तभी तो आपका नमक और पानी बनता है। तो आपका इस केस में एसिड क्या हो जाएगा, इस केस में आपका एसिड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एसिड है। क्लियर एवरीवन। तो अब देखो यहां पे जो आपका पहला एग्जांपल था ना, इस पहले एग्जांपल में जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपका एज ए बेस काम कर रहा है, लेकिन दूसरे एग्जांपल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेम केमिकल आपका एज ए एसिड काम कर रहा है। तो जो आपके ऑक्साइड जरूरत पड़ने पे एज ए एसिड भी काम करे और जरूरत पड़ने पे एज ए बेस भी काम करे ना, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर एवरीवन, समझ में आया एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। चलो अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी कि अगर आप मेटल को गर्म पानी में डालोगे ना तो आपका वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो अगर आप मेटल को गर्म पानी के अंदर डालोगे तो आपका मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन अगर आप मेटल ऑक्साइड को और पानी के अंदर डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके पानी की क्वांटिटी पे। तो अगर आप कम पानी दोगे ना तो वो चीज आपकी मेटल ऑक्साइड बनेगी, लेकिन अगर आप पानी का फ्लो बहुत ज्यादा रखोगे, पानी देते ही जाओगे, तो वो जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो अगर आप सोडियम को पानी के अंदर डालोगे तो सबको पता है अगर आप सोडियम को पानी के अंदर डालोगे तो आग लगेगी। पहले क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और आपकी हीट निकलेगी। तो यहां पे देखो अगर आप सोडियम को पानी दे रहे हो ना तो क्या बन रहा है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम क्या है, मेटल है, तो ये बेसिकली मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया ना। तो अगर आप मेटल को गर्म पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, पहले उसका मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पानी दोगे ना तो क्या होगा, वो जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। क्लियर। चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगर आप पोटेशियम को पानी के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और आपकी हीट निकलेगी। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो आपके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो आपका सिंपल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, आपका मैग्नीशियम है, या फिर आपके जैसे कैल्शियम है, ये सारे क्या है, ये आपके हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हो, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम आपका हाई रिएक्टिव मेटल है, तो पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपका पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। यहां पे देखो दूसरे एग्जांपल में अगर आप कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, आपका कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब देखो जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके हाई रिएक्टिव मेटल है। तो जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो आपके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल होंगे वो क्या बनाएंगे, वो आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, वो आपके सिंपल ऑक्साइड बनाएंगे। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अगर आप एल्यूमिनियम को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे, अब जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है,
तो अगर आप एल्यूमिनियम को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसका हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनेगा, तो इसका हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका लेस रिएक्टिव है। तो इसका क्या बनेगा? इसका सिंपल ऑक्साइड बनेगा Al2O3। क्लियर एवरीवन? जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो आपके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो आपका सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे आपका आयरन है, तो अगर आप आयरन को बहुत ज्यादा गर्म पानी के अंदर डालोगे ना, तो आयरन आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा? ये आपका आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, और जो आपके हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। क्लियर? चलो अगले रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी कि अगर आप मेटल को एसिड के अंदर डालोगे तो क्या होगा? तो आपका नमक बनेगा और आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अगर मान लो आपने आयरन ले लिया, आयरन को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा, और जो आपके हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। सेम तरीके से मैग्नीशियम को अगर आप एसिड के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जिंक को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालोगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो अगर आप मेटल को एसिड के अंदर डालते हो ना, तो क्या बनता है? नमक बनता है, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलो अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ये चीज है ना आपको एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लो आपने आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन क्या है? आपका मेटल है। तो अगर आप मेटल को दूसरे मेटल के सल्फेट के अंदर डालोगे ना, तो क्या बनेगा? जैसे मान लो आपने आयरन को कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया। अब कॉपर क्या है? कॉपर भी तो मेटल है, तो ये मेटल का क्या है? सोल्ट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है? मेटल का सोल्ट होता है। तो अगर आप आयरन को कॉपर सल्फेट के अंदर डालोगे तो जो आपका आयरन है ये आपका हाई रिएक्टिव मेटल है, और जो कॉपर है वो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जो आपका हाई रिएक्टिव मेटल होता है ये आपके लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, और इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले चैप्टर वाली रिएक्शन के अंदर बता चुका हूं। तो ये जो आपका आयरन है ना, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो कॉपर है ये बेचारा बाहर चला जाएगा। क्लियर एवरीवन? और अगर आप इसका अपोजिट करोगे, अगर आप कॉपर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालोगे ना, तो देखो जो कॉपर है ये आपके आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, आयरन आपका हाई रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव होता है ना वो आपके हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता, जो आपका हाई रिएक्टिव होता है वो आपके लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो अगर आप कॉपर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ना नॉन मेटल की रिएक्शंस बताता हूं। तो नॉन मेटल की आपके सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो अगर आप नॉन मेटल को पानी के अंदर डालोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन वहीं पे अगर आप मेटल को पानी के अंदर डालते हो तो आपका क्या बनता है? अगर पानी बहुत ज्यादा है तो आपका हाइड्रोक्साइड बनता है, पानी अगर कम है तो आपका सिंपल ऑक्साइड बनेगा। अगर मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो आपका हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल अगर आपका लेस रिएक्टिव है तो आपका सिंपल ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर आप नॉन मेटल को पानी के अंदर डालोगे ना तो आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और सेम उसी तरीके से अगर आप नॉन मेटल को एसिड के अंदर डालोगे ना तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मेटल को एसिड के अंदर डालते हो तो क्या निकलता है? आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन अगर आप नॉन मेटल को एसिड के अंदर डालोगे ना तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। क्लियर? चलो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो अगर आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा? आपका नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अगर आप कार्बन लेते हो, कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। तो अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और देखो ये जो कार्बन होता है ना, ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बेसिकली क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है। क्लियर? चलो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद मेटल, यानी कि अगर आप एक मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? आपका नमक बनेगा, या फिर आपका क्या बन सकता है? आपका मेटल का ऑक्साइड भी बन सकता है। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो सोडियम ले लिया। सोडियम क्या है? सोडियम आपका एक मेटल है ना। एंड वहीं पे अगर आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो यहां पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो? एक मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? आपका सोल्ट होता है। तो अगर आप मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट कराओगे ना तो क्या बनेगा? आपका नमक बनेगा, या फिर आपका मेटल का ऑक्साइड भी बन सकता है। भैया ये मेटल का ऑक्साइड कैसे बनेगा? चलो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो आपने ले लिया, क्या ले लिया? आपने एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम को आपने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ। अब एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। तो अगर आप मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करा रहे हो तो क्या बनेगा? Al2O3। तो यहां पे देखो आपका मेटल का ऑक्साइड बन गया।
समझ रहे हो? तो अगर आप मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराओगे ना, या तो आपका नमक बनेगा या फिर आपका उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। इतनी चीज समझ में आई? चलो अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं, दैट इज रोस्टिंग। एक काम करो, इसके आगे ना स्टार बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? ये वो कैरीमिनाटी वाली रोस्टिंग नहीं है, ओके। तो रोस्टिंग का मतलब होता है कि जो आपके सल्फर की ओर है ना, उसके अंदर से सल्फर को हटाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपने मान लो जिंक की सल्फर ओर ले ली, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnS होता है। तो अगर आप ZnS को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड बनेगा और जो आपकी सल्फेट गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहां पे हमने बेसिकली क्या किया, हमने जिंक के साथ जो सल्फर अटैच थी ना, हमने जिंक में से सल्फर को बाहर निकाल दिया, और सल्फर को बाहर निकालने वाले प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। तो अगर आप किसी केमिकल में से सल्फर को बाहर निकाल रहे हो ना, तो आप उसका क्या कर रहे हो? उसको रोस्ट कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्या लिख के आओगे? ZnS को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा और आपकी जो सल्फेट गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहां पे हमने जो जिंक के साथ सल्फर अटैच था ना, हमने इस सल्फर को बाहर निकाल दिया। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है कैल्सिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी स्टार मार्क कर लो। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे रोस्टिंग में हम सल्फर को बाहर निकालते हैं ना, उसी तरीके से कैल्सिनेशन के अंदर से हम क्या निकालते हैं? कार्बन को बाहर निकालते हैं। तो अगर आप कार्बन को बाहर निकाल रहे हो उसे क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। अगर आप सल्फर को बाहर निकाल रहे हो उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन का एग्जांपल दिखाता हूं। तो जैसे आपने जिंक का कार्बोनेट ले लिया, यहां पे देखो जिंक के साथ कार्बन अटैच है, तो आपको क्या करना है? सिंपल, जिंक कार्बोनेट को आपको गर्म करना है। गर्म करने से क्या होगा? जो जिंक कार्बोनेट है ना, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक आपका जिंक ऑक्साइड बनेगा और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल जाएगी। तो यहां पे देखो, हमने जिंक के साथ जो कार्बन अटैच था ना, इस कार्बन को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहां पे जिंक के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अटैच है, जिंक के साथ अब कार्बन अटैच नहीं है। तो अगर आप सल्फर को बाहर निकालते हो उसे रोस्टिंग बोलते हैं, अगर आप कार्बन को बाहर निकालते हो उसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिडक्शन। तो देखो, जैसे मैंने रोस्टिंग के अंदर सल्फर को रिमूव किया, कैल्सिनेशन के अंदर मैंने कार्बन को रिमूव किया, उसी तरीके से मैं रिडक्शन के अंदर किस चीज को रिमूव करूंगा? ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एग्जांपल से बताता हूं, देखो यहां पे हमारा जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यहां पे भी जिंक ऑक्साइड बन रहा है। अब मेरे को जिंक ऑक्साइड में से इस ऑक्सीजन को भी तो रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? रिडक्शन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करा दूंगा। तो क्या होगा? ये जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है ना, ये आपका अलग हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा? जिंक के अंदर। और जो आपका कार्बन है ना, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां पे नोटिस करो, जिंक ऑक्साइड के साथ जो आपका ऑक्सीजन अटैच था, ये ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर भी ना आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब मैं आपको ना इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं। तो सबसे पहले आती है आपकी कंबशन। तो अगर आप कार्बन को जलाते हो, कंबशन का मतलब क्या होता है? जलाना। तो अगर आप कार्बन को जलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, आपकी आग लगेगी तो हीट निकलेगी और आपकी रोशनी भी निकलेगी, लाइट भी तो निकलेगी ना। जब आप किसी कार्बन को जलाते हो तो लाइट भी तो निकलती है। तो आप अगर कार्बन को जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। इसके बाद आपकी दूसरी कंबशन रिएक्शन आती है जब आप किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो। जैसे अगर आप मीथेन को जलाओगे, मीथेन क्या है? ये आपका हाइड्रोकार्बन है। तो अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, आपका पानी निकलेगा और आपका हीट और लाइट निकलेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे पानी निकलेगा तो आग बुझ नहीं जाएगी। देखो, ये जो आपका पानी निकलता है ना, ये आपका वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है, तो ये आपका आग को नहीं बुझाएगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला कंबशन आता है जब आप किसी अल्कोहल को जलाते हो। तो ये क्या है? ये आपका इथेनॉल है। तो अगर आप इथेनॉल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी निकलेगा वाटर वेपर की फॉर्म में, हीट और लाइट निकलेगी। ठीक है। इसके बाद आपके अगले रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब आप किसी केमिकल के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवाते हो ना, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अगर आप इथेनॉल के अंदर क्या डालोगे? एल्कलाइन KMnO4 डालोगे या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से अगर आप एक चीज डालोगे ना, तो ये जो आपका इथेनॉल है ये आपका इथेनोइक एसिड के अंदर चेंज हो गया। अब देखो, इथेनॉल के अंदर आपका सिंगल ऑक्सीजन एटम है, लेकिन इथेनोइक के अंदर आपके ऑक्सीजन के दो एटम है।
तो ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज हो गई। तो यहां पे हमने क्या किया, इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और ये हमने जो एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये डाले ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किनको बोलते हैं, वो केमिकल जो आपके ऑक्सीजन को ऐड होने में हेल्प करे ना, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसके बाद आती है आपके एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने इथिन लिया, इथिन के अंदर मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन गैस पास कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम। अब ये निकल और पैलेडियम क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपके वो चीजें होती हैं जो आपके रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका काम क्या होता है, बस रिएक्शन को फास्ट करना। तो अगर आप इथीन के अंदर हाइड्रोजन गैस डालोगे ना, तो ये जो आपका इथीन है ये आपके इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे देखो जो आपका हाइड्रोजन का एटम होता है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं, तो एक एटम आपका इस CH2 के साथ अटैच होगा, दूसरा एटम आपका इस CH2 के साथ अटैच होगा, तो ये भी CH3 बन जाएगा, ये भी CH3 बन जाएगा, और बीच में जो आपका डबल बॉन्ड है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो अगर आपको इथीन से इथेन में कन्वर्जन करना है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम। ठीक है, अगर आप निकल और पैलेडियम नहीं डालोगे ना, तो ये जो रिएक्शन है ये होने में, ये मान के चलो 3 से 4 दिन का टाइम ले लेता है। अब क्या तुम 3 से 4 दिन वेट करोगे, नहीं ना, तो आप क्या करोगे, निकल और पैलेडियम डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, उससे क्या होगा, रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। चलो अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जो आपकी एडिशन रिएक्शन होती है ना, इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके पेपर में हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछ लेना तो कंफ्यूज मत होना कि भैया ने तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बताई नहीं। जो आपके एडिशन रिएक्शन होती है और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन सेम होती है। तो अगर आपके पेपर में हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पूछी जाए ना, तो वहां पे आपको क्या याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन दोनों की दोनों क्या होती है, सेम होती है। चलो अब अगले पे चलते हैं। अगली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जब आपका एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिस्प्लेस हो जाए ना, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे यहां पे देखो ये क्या है, ये आपका मिथेनॉल है, इसके अंदर आपका OH फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको आपने रिएक्ट कराया किसके साथ, HBr के साथ। अब HBr के अंदर देखो यहां पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन यानी कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका देखो Br जो है ना, ये आपका हेलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, और जो OH है ये आपका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना। अब यहां पे क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, CH3Br होगा। तो यहां पे देखो पहले OH था CH3 के साथ, लेकिन अब OH की जगह क्या आ गया, Br आ गया। तो आपके हेलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप ने एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर एवरीवन। अब चलते हैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो अगर आपका इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जैसे देखो ये आपका इथेनॉल है, अगर आप इथेनॉल के अंदर सोडियम को डालोगे तो क्या बनेगा, आपका सोडियम इथोक्साइड बनेगा, और जो आपके हाइड्रोजन गैस है ना, ये आपकी बाहर निकल जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज आपके मेटल के साथ रिएक्ट करती है ना, तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना मतलब परमानेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो आपके निकलती निकलती है। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन यानी कि जैसे आपने सुना होगा ना कि गर्मियों के अंदर है ना क्या होता है, बहुत सारे बच्चों में ना डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। जब आपकी बॉडी में से पानी बाहर निकल जाए, आपकी बॉडी में पानी कम बच गया, तो उसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो अगर आप किसी चीज में से, किसी केमिकल में से पानी को बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप इथेनॉल के अंदर गरम तेजाब डालोगे ना, गरम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 डालोगे, तो क्या होगा, ये जो आपका इथेनॉल है ये आपका इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, आपका पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इथेनॉल में से पानी बाहर निकाल दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्लियर एवरीवन। किसी भी चीज में से पानी को बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी लाइक अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है इथेनोइक एसिड की। तो यहां पे अब मैं आपको जो रिएक्शन बताऊंगा ना, ये आपकी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, इन दोनों रिएक्शन पे ना डबल स्टार बना लो। अगर तुम ये दो रिएक्शन भूल गए ना, एस्टरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन, ये मान के चलो सारी रिएक्शन एक तरफ और ये दो रिएक्शन एक तरफ, ये मान के चलो ये मेरे वर्ड्स हैं, इन दोनों में से एक रिएक्शन आपके पेपर में पक्का आएगी।
पहली रिएक्शन है आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब आप इथेनोइक एसिड और इथेनॉल इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा एस्टर, और इस एस्टर का नाम क्या है, इथाइल एसीटेट एस्टर। क्लियर एवरीवन, और आपका साथ में पानी बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बनता है, एस्टर बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड को और इथेनॉल को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आप H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, लेकिन यहाँ पे इथेनोइक और इथेनॉल को जब आपस में रिएक्ट कराओगे ना, तो आपका एस्टर बनेगा और साथ में आपका पानी बाहर निकलेगा। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एक काम जरूर करना, इस रिएक्शन को है ना, चाहे आप लिख लिख के याद करना, लेकिन ये रिएक्शन आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन। इसके बाद जो आपकी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, इस पे भी मैं डबल स्टार बना देता हूं, तो इस रिएक्शन का नाम है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस रिएक्शन में हमारी क्या बनेगी, साबुन बनेगी। तो जिस रिएक्शन में हम साबुन बनाते हैं ना, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम बेसिकली करते क्या है, जब आप एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा और साथ में आपकी साबुन बनेगी। तो एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आपने एस्टर ले लिया, ठीक है, ये कौन सा एस्टर है, ये आपका सेम एस्टर है, ठीक है, इथाइल एसीटेट एस्टर। तो जब आप एक एस्टर के अंदर क्या डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो जब आप एस्टर और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल कौन सा बन रहा है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बनेगा और आपकी साबुन बनेगी। साबुन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA। क्लियर एवरीवन। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हम एसिड यूज करते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हम बेस यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन। ये दोनों की दोनों रिएक्शन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अब आती है आपकी अगली रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये एसिड है, ये आपका बेस है, तो ऑब्वियस सी बात क्या बनेगा, आपका CH3COONA बनेगा और साथ में आपका पानी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें हम एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद कार्बोनेट। तो अगर आप इथेनोइक एसिड के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा, साथ में पानी बनेगा, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो ऑब्वियस सी बात है बाहर निकलनी है। तो चाहे आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे आप बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा बाहर निकलती है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग वाली रिएक्शन के अंदर बता चुका हूं। तो अगर आप इथेनोइक एसिड के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो CH3COONA बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एंड वहीं पे अगर आप अगली रिएक्शन में देखो, अगर आप इथेनोइक एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, एक ही बात है। तो अगर आप इथेनोइक एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो क्या बनेगा, सेम चीज बनेगी, CH3COONA बनेगा, ये सेम चीज है, और आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो चाहे आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ, आपका जो प्रोडक्ट होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। और इसी के साथ आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, सारी की सारी कंप्लीट होती है। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर की रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।